What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही शानदार, बड़ी ही प्यारी और बड़ी ही प्रैक्टिकल बात बोली गई यार। यहाँ पर बोला क्या गया है कि या तो आप लोग सुबह उठकर अपने दिन को अपने हिसाब से चलाना स्टार्ट कर दो, या फिर अगर आप लोगों ने अपने दिन को अपने हिसाब से नहीं चलाया तो पूरा दिन जो है आप लोगों को अपने हिसाब से चलाएगा। वही बात होती है यार, या तो अपने शेड्यूल बनाकर चीजों को फॉलो करो, अपने हिसाब से टाइम को अपना चेंज करते रहो, जो भी चीजें आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पर क्या काम करने हैं। वरना फिर अगर आप लोग वैसे ही, आप लोग जिस तरीके की जिंदगी चल रही है उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो फिर टाइम जो है वो अपने हिसाब से चलेगा, आप लोगों को उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा, और जो कि बहुत ज्यादा दुखी भी आप लोगों को करेगा, क्योंकि वो सारी चीजें नहीं होगी जो कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट की थी उस टाइम पर। यही बात है यार, जिस तरीके से आप लोगों को मैंने मोबाइल के बारे में बोला था कि या तो आप लोग मोबाइल को हैंडल करना सीख जाओ, या फिर मोबाइल आप लोगों को हैंडल करेगा। आप लोगों का मन है पढ़ने का, मन क्या, एक बार मोबाइल उठा के देख लेते हैं किसी ने कोई मैसेज तो नहीं भेज रखा है, कोई नया अपडेट तो नहीं आ गया, तुरंत आप लोग मोबाइल उठाएंगे। पूरे दिन में आप लोगों को पता होना चाहिए किस टाइम आप लोगों को मोबाइल को टच करना है। ये नहीं कि बस मोबाइल सामने दिखा और बिल्कुल उसके ऊपर झटक पर पड़े, देखा कि यार कौन कौन से नोटिफिकेशन, कोई मिस कॉल या फिर कोई मैसेज तो नहीं पड़ा है। अगर इस तरीके से जिंदगी चल रही है तो बहुत ज्यादा अपने टाइम को बर्बाद किया जा रहा है। ये चीजें टाइम रहते हुए आप लोगों को संभल जानी चाहिए और समझ जानी चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो हमारी आदत में, वो नहीं कहते घुट जाती हैं, मिल जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल तरीके से जिंदगी को फॉलो करते रहते हैं, पर लेकिन ये चीजें जो हैं हम लोग को बर्बाद करती रहती हैं। तो जब तक हम लोग इनके बारे में रुक कर सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या चीजें हम लोग को करनी चाहिए, क्या ये चीजें जो हम लोग कर रहे हैं ये हमारे गोल की तरफ को हम लोग को लेकर जा रही है, जब तक यार ये चीजें आप लोगों के दिमाग में क्लियर नहीं होगी और ये चीजें आप लोग नहीं समझेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। आप लोगों का ना तो मन शांत रहेगा, आप लोगों को अंदर से ऐसा लगता रहेगा 24 घंटे पता नहीं यार क्या हो रहा है। जितने लोगों से बातें करोगे ना आप लोग दिन में, उतना ही ज्यादा आप लोगों के माइंड में थॉट प्रोसीजर बढ़ेंगे, यानी कि दुनिया भर के जो कचरा है आप लोगों के माइंड में घुसेगा। जितने कम लोगों से बातें करोगे उतना ही आप लोग अपने काम पर फोकस देख पाओगे। आप लोगों ने सुना होगा कि यार जो लोग सक्सेस हो जाते हैं बहुत कम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। यार उनको पता है कहां पर अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है और कहां पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, तो वो कोशिश करते हैं कि फालतू में अपनी एनर्जी को वेस्ट न करें, उसको सेव कर किसी प्रोडक्टिव काम में लगा लें। और यही तो जिंदगी जीने का तरीका है। जिस दिन ये चीज आप लोग करना सीखे, ये सोचिएगा कि आप लोग जो है अपने गोल के बहुत करीब आना स्टार्ट हो जाओगे। तो ये आदतें होती हैं, इनको बदलो और फिर देखो चीजें बदलनी अपने आप स्टार्ट हो जाएंगी। एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कई सारे बच्चे रेगुलर यार ये पूछ रहे हैं कि सर वो टेलीग्राम क्यों नहीं चल रहा है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, देखते तो आप लोग हो नहीं कि क्या कंडीशन चल रही है। उसमें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि वो जो टेलीग्राम है वो यार अभी काम नहीं कर रहा है। मैं लगातार रेगुलर टच में हूं, वहां पर मेल कर रहा हूं। अभी रिसेंटली एक मेल का तो रिप्लाई आया कि फिर से वहां पर कांटेक्ट करो जिन्होंने ये कॉपीराइट स्ट्राइक टेलीग्राम पर दिए। 2015 और 16 में जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ दी थी किताबों की, या फिर जो न्यूज़पेपर वगैरह शेयर किए थे, उन पर जाकर उनके द्वारा कॉपीराइट स्ट्राइक दी गई है। तो उसकी वजह से जो टेलीग्राम है वो सस्पेंड कर रखा है। पर लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं, अगर टेलीग्राम जब तक आता है उसको देखते हैं, आता है अगर अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। जब तक वो नहीं आता है तब तक आप लोग ये वाला जो टेलीग्राम है इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैंने कल आप लोगों की जो भी रिवीजन की वीडियो थी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मास तक की सारी प्रोवाइड करा दी है। तो यहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लो। अभी आराम से सारी पीडीएफ में यहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग इसको तब तक ज्वाइन रखिए। अगर वो नहीं आता है तो सारी चीजें आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। जो भी आप लोगों की पीडीएफ वगैरह टेंशन मत लीजिए, वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो उसके बारे में आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। बाकी अगर वो आता है तो फिर वहां पे सारी चीजें पड़ी हुई हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो टेलीग्राम चैनल आने के बाद वहां पर भी मैं आप लोगों को सारी प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आप लोगों को। आप लोगों को अगर लग रहा है कि अभी इमीडिएटली चाहिए तो यहां पर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है। तो वीर तालियान के नाम से, जो कि आंसर राइटिंग भी जहां पर आप लोग करते थे, ये है टेलीग्राम ग्रुप। कई सारे टेलीग्राम ग्रुप फेक बन चुके हैं जब से ये यहां पर टर्मिनेट हुआ है। तो आप लोग किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पर आप मेरा नाम देखकर उस पर विश्वास नहीं करें, वही ज्वाइन करें जो वीडियो के नीचे जिसका लिंक मैंने आप लोगों को दे रखा है। और फिलहाल अकेला है यहाँ पर ये वीर तालियान के नाम से, और कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं चला रहा हूं, इवन सिंगल है अभी यहाँ पर ये, ठीक है। तो अगर कोई भी आप लोगों को इसके अलावा दिख रहा है तो वो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को इतना जागरूक होना चाहिए कि कुछ गलत चीजें तो नहीं है आसपास में, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। और एक और रिक्वेस्ट है यार, उनको बताओ जो कोई बच्चे जो हैं जिनको नहीं पता है कि टेलीग्राम टर्मिनेट हो गया। रेगुलर इतने मेल आ रहे हैं अभी, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा मेंबर जुड़े हुए थे यार वहां पर। तो वीडियो जो मैंने बनाई थी वो लगभग देखिए 40,000 ने, तो अभी भी वहां पर जो है 70,000 लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो तुरंत मेल किए जा रहे हैं, कमेंट किए जा रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जहां मिल रहा है यही सारे मैसेज मुझे देखने को मिल रहे हैं, सर टेलीग्राम में क्या हो गया। तो यार वो आप लोग थोड़ा सा आप लोग भी यार हेल्प करो कि हाँ ऐसे कंडीशन हो गई है।
और वही है, थोड़ा सा आप लोग इसको चीजों को देखो, ठीक है। बार बार वो चीजें फिर बता रहा हूं, तो लिंक वीडियो के नीचे सबके नीचे मैं डाल ही रहा हूं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ओके, आइए अब एक ओवरव्यू लेंगे यहाँ पर कि क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है, इसके बारे में समझेंगे। पर उससे पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अभी हमारी कंट्री में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। बोला जा रहा है कि विच आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्रोविजन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन ओवर कंट्री, यानी कि हमारे देश के अंदर में जो इलेक्शन प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कौन से आर्टिकल है यहाँ पर जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, या फिर इलेक्शन कंडक्ट कराने से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल मैं डिटेल में डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल भी है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो आर्टिकल 124 से लेकर 128 तक है। आर्टिकल बी में बोला गया यहाँ पर बी में बोला गया है आर्टिकल 324 से लेके 329 तक है। सी में बोला गया आर्टिकल 256 से लेके 259 तक है। ये जो आर्टिकल है ना, इनके बारे में अगर आप लोग आइडिया रखेंगे, देखिए जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों से इंपॉर्टेंट जो पर्टिकुलर आर्टिकल है जो न्यूज में है, रटने सारे नहीं है, सारे आर्टिकल रटने बैठोगे तो कोई याद नहीं रहेगा। आप लोगों को बस वो आर्टिकल बेसिकली पता होने चाहिए जो कि न्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। ओके, यहाँ पर है आर्टिकल 274 से 289, ठीक है, 79, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। 79 और 89 में डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। तो जो 89 होता है वो बोलते हैं 89, 89 90, 79 होता है 80, इसको बोलते हैं 79, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन में आप लोग कई बार आ जाते हैं, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखिएगा। कई सारे बच्चे आज भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। कई बार बोलने में भी दिक्कत हो जाती है, तो इनको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो कंफ्यूजन में डालकर आप लोगों को नंबर भी ऐसे दे देते हैं कई बार 79, 89, 69, ठीक है। तो इस तरीके से कई बार कंफ्यूजन डाला जाता है। तो आंसर इसका क्या है वो बताइए आर्टिकल में, इसको डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। आइए जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं न्यूज़पेपर का, उसके बाद में हम लोग चीजें आगे समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात की जा रही है, हमारा जो देश है आज की डेट में वर्ल्ड में अगर 4 लोगों की जान जा रही है तो उनमें से एक ये समझिए इंडिया में जा रही है, यानी कि इतना ह्यूज नंबर ऑफ डेथ आज के डेट में इंडिया में देखने को मिल रहा है। नंबर ऑफ जो केसेस है हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर एक्सपोनेंशियली भी आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आएंगे। कोविड-19 के चलते हमारी कंट्री में डेली लगभग आप लोगों को 2000, 2500, 3000, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, इस तरीके से नंबर ऑफ केसेस आप लोग अपनी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो केसेस हैं इसकी वजह से जो डेथ भी हो रही है, तो कई सारी चीजें हैं उसके पीछे। एक तो हमारी कंट्री में जो मेडिसिन की फैसिलिटी वो प्रॉपर वे में नहीं है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी प्रॉपर वे में नहीं है, ऊपर से लोग जो है वो भी काफी लापरवाही बरतते हैं, तो उसके चलते एक कंडीशन अभी देखने को मिल रही है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। बाकी अभी रिसेंटली यहाँ पर जो इलेक्शन हुए, कहां पर इलेक्शन हुए पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो 4 राज्यों में इलेक्शन देखने को मिले और एक यूनियन टेरिटरी में। राज्य कौन से थे? राज्य थे केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम, और जो यूनियन टेरिटरी थी वो थी पुडुचेरी। तो यहां पर अभी इलेक्शन देखने को मिले। तो इलेक्शन जो एग्जिट पोल है उनका रिजल्ट अभी यहां पर बताया जा रहा है, किस किस एरिया में कौन कौन जीत कर आ रहा है, ठीक है। तो देखने वाली बात है कि क्या कंडीशन बनती है अभी यहां पर अलग अलग एरिया में। तो सबकी बातें यहां पर बताई गई हैं, इनके ऊपर टेंशन मत लीजिए। 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा। ये फालतू की बातें हैं, बस इसके बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर अभी देखिए इसके बारे में बड़ा ही प्यारा आर्टिकल डिस्कस करूंगा, आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से गेम हमारी कंट्री में चल रहा है फिलहाल आज के डेट में दवाइयों को लेकर। बोला गया नॉट एनफ वैक्सीन टू, आज के डेट में अगर हमारी कंट्री में जो 18 साल से जो लोग हैं ना, तो उनको वैक्सीन देने के लिए हमारे पास में दवाई नहीं है। तो कौन बोल रहे हैं? दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर ये बात बोल रहे हैं। आपको लोग को एक आर्टिकल में समझाऊंगा। अभी हमारी कंट्री में एक बड़ा ही एक गलत सा स्टेप उठाया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये बोला गया कि हम लोग क्या करेंगे, 45 साल से ऊपर के लोगों को हम लोग वैक्सीनेट करेंगे, और 18 से लेके 45 साल के बीच में जो लोग हैं उनको आप लोग वैक्सीनेट करो, यानी कि आप लोग दवाई दो। आप लोग ये समझना कि मैक्सिमम पॉपुलेशन आप लोग को इस एज में देखने को मिलेगी। तो इस एज को स्टेट यहां पर वैक्सीनेट करेंगे, और स्टेट को यहां पर अभी बोला गया कि जो टोटल दवाई देश में बन रही है उसमें 50% तो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में रहेगी, और 50% जो बची है उसमें से प्राइवेट और स्टेट जो भी लेना चाहे वो ले सकता है। तो ये सारी कंडीशन के बारे में एक पूरा ही प्यारा सा आर्टिकल है, आप लोग रियलिटी में समझ पाएंगे कि ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है देश के अंदर, तो आप लोग इसके साथ में कनेक्ट भी हो पाएंगे। तो वहां पे सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है यहां पर अभी रिसेंटली सेंटर को कि 14 महीने पहले हम लोग को पता चल गया था कोविड-19 हमारे देश में ये फैलने वाला है। अभी फिलहाल जो है सेंटर कर क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कई सारे हाई कोर्ट जो है, जैसे मद्रास हाई कोर्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, उन्होंने सेंटर को फटकार लगाई है कि क्या भाई साहब सो रहे हो क्या, मतलब चल क्या रहा है देश के अंदर में, ये मतलब सिलेंडर नहीं है देश के अंदर, ऑक्सीजन के सिलेंडर की अरेंजमेंट नहीं की जा रही है, और तो क्या ही कर पाओगे, दवाई किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, जहां जहां रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वहां पल्ला झाड़ के भाग रहे हो। तो इस तरीके से होता है काम। तो ये यहां पर पूरा फटकार यहां पर लगाई जा रही है कई सारे हाई कोर्ट के द्वारा। वैसे अगर देखा जाए यहां पर ये चीजें तो देखने को मिल रही हैं हमारी कंट्री में। अभी आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कई बार ये आर्टिकल डिस्कस भी किया था, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो अभी अमेंडमेंट जो एक्ट लाया गया 2021 का,
तो जो पावर दे दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये बोला गया सेंटर के द्वारा कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट की ही रहने वाली है। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर इंसान कुछ काम नहीं कर पा रहा है तो उसको बोल दो कि उसने ये काम नहीं किया है। अगर वो काम कर ले रहा है ढंग से तो उसको बोल दो कि मैंने ये काम उससे करवा लिया है। यानी कि चट भी मेरी और पट भी मेरी, तो वो वाली चीजें कई बार देखने को मिलती है जो कि गलत है आज के डेट में। अगर बात करें फिर से योगी जी जो हैं उनके ऊपर एक और आर्टिकल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी 6 लोगों की जान चली गई एक हॉस्पिटल के अंदर जहां ऑक्सीजन नहीं थी। तो जो योगी जी ने बोला था कि ऑक्सीजन की डिमांड, ऐसा नहीं है कि फालतू में झूठ फैलाया जा रहा है, तो यहां पर ये फालतू में झूठ नहीं फैलाया जा रहा था, ये रियलिटी में ऑक्सीजन की डिमांड नहीं देखने को मिल रही है। तो कई सारे केसेस आप लोगों ने देखे होंगे, बसों में बैठाकर, गाड़ियों में बैठाकर, ऑटो में बैठाकर, पार्क में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है, ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाई जा रही है और ऑक्सीजन के सिलेंडर लोग बाहर लेके बैठे हैं सड़कों पर। तो ये कंडीशन है देश के अंदर में, तो उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। दिल्ली पुलिस के द्वारा अभी डेडिकेटेड लाइन यहां पर डेडिकेट की गई है एम्बुलेंस के लिए, यानी कि एम्बुलेंस जो है एक्सट्रीम लेफ्ट में उसको बेसिकली जगह दी गई है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और एम्बुलेंस अगर कहीं भी मिलती है तो उसको रास्ता देना चाहिए। तो ये चीजें हैं। वेस्ट बंगाल के लोग जो हैं वो समझदार निकले। लास्ट टाइम अब यहां पर जो इलेक्शन हुआ 8वीं फेज का, उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, सबसे कम लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि जो गवर्नमेंट है वो तो कुछ करेगी नहीं, हम लोग को अपना ध्यान अपने आप ही रखना पड़ेगा। तो बहुत कम लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जहां 81% या फिर 80%, 78% जहां टर्नआउट देखने को मिल रहा था, वहां ओनली ये 57% यानी कि 57% के करीबी लोग जो हैं वो वोट डालने आए। तो ये लोग कहीं ना कहीं आप लोग देखने को मिलेगा कि समझदार हों कि इलेक्शन तो होते रहेंगे, वो नहीं कहते कि जान है तो जहान है, जब जान रहेगी तभी चीजों को आगे देखेंगे ना। अब अपने आप ही थोड़ा रेस्पॉन्सिबल हो जाएं। आगे बात की जा रही है, अभी एक कंडीशन, एक आर्टिकल बड़ा ही प्यारा मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। वहां पर बात की जा रही है कि चलिए ठीक है, फर्स्ट वेव आकर चली गई, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, सेकंड वेव आकर जा रही है, आप लोग कितना ध्यान दे रहे हैं। सोचिए अगर थर्ड वेव आ जाती है तो आप लोगों की क्या होगा, क्या फरकच्चे उड़ेंगे आप लोग के, वो समझिए। उसके बारे में एक एडिटोरियल डिस्कस करूंगा कि बहुत सारी ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनसे आप लोग चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहां पर हर्षवर्धन श्रृंगला साहब जो हैं, इनके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री के जो हैं 40 लोग जो हैं हमारी कंट्री को हेल्प करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के द्वारा भी यूरोपियन यूनियन को अलाउ कर दिया गया अपने ऊपर फ्लाइट उड़ाने के लिए। इंडिया में अगर ऑक्सीजन रिलेटेड या कोई इक्विपमेंट या फिर मेडिसिन रिलेटेड जो चीजें आ रही हैं, तो कई सारे देश में से यहाँ पर हमारी कंट्री में सामान भेजा जा रहा है। तो देखते हैं सिचुएशन किस हद तक हम लोग नॉर्मल कर पाते हैं। आगे अगर बात करें, यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग चीज मुझे देखने को मिली। फेसबुक के द्वारा यहाँ पर कई सारी जो पोस्ट थी वो ब्लॉक कर दी गई, और वो पोस्ट किसके बारे में थी, वो पोस्ट मैक्सिमम थी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में या फिर आरएसएस के बारे में या फिर पर्टिकुलर गवर्नमेंट के बारे में कोई कुछ लिख रहा है तो यहाँ पर फेसबुक के द्वारा वो पोस्ट जो है वो ब्लॉक की गई। पर लेकिन फेसबुक के द्वारा बाद में ये बोला गया कि ये पोस्ट जो है वो गलती से ब्लॉक हो गई, ठीक है। तो ये भी बातें यहाँ पर बोली गई। चलिए जो भी है वो सही है, पर लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए अगर देखा जाए तो। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, हाँ पोस्ट ये अगर कोई नेगेटिव चीजें फैला रहा है, मान लीजिए गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट हो, अगर वो अपना काम नहीं कर रही है ढंग से, तो यार उसके बारे में जनता का बोलने का हक है, क्योंकि जनता ने उनको बैठा रखा है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो। और अगर उसको पोस्ट को अलाउ नहीं किया जा रहा, हटाया जा रहा है, तो ये सही तरीका नहीं है। लोग कैसे अपनी बात जो है वो एक दूसरे के पास से पहुंचाएंगे। तो वही सारी बातें हैं जिसके बारे में बात की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ट्विटर पर वो सारी चीजें जानी थी कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको टैकल करके चल रही है। तो वही सब बातें हैं। आगे बात करिए, बोला जा रहा है स्टील प्लांट के अंदर, जो हमारी कंट्री में स्टील प्लांट है, ह्यूज ऑक्सीजन है उसके अंदर, जो कि काफी हद तक चीजों को एक तरीके से जो नहीं कहते कि कंप्लीट कर सकता है। पर लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को लगता है ये कंप्लीटली लापरवाही है। हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि लगभग 15% के करीब जो है हमारी ऑक्सीजन जो है वो हॉस्पिटल वगैरह इनके लिए यूज की जाती है। 85% ऑक्सीजन जो है वो इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी हम लोग चीजों को सचेत लेकर चलते तो पहले से ये सारी अरेंजमेंट की जा सकती थी, ये कोई बड़ा काम नहीं था। 12 महीने मिले हैं यार। अरे हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे याद आ गई, वो तो आप लोगों को भी याद रखनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था कि यूपीएससी के जो बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, या उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट के एक नुमाइंदे थे, उनके द्वारा ये बोला गया कि यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करने के लिए बस 1 महीना ही काफी है। 1 महीना काफी है, क्या आता है उसमें, वही तो सारी चीजें आती हैं। मतलब एक तरीके से ऐसी स्टेटमेंट उनके द्वारा दी गई, मतलब यूपीएससी का तैयारी करने के लिए 1 महीना काफी है। अगर ये इंसान ये बोल रहे हैं, अब आप लोगों को तो पूरा 1 साल मिल गया, 1 साल क्या 14 महीने आप लोगों को मिल गए पूरे। आप लोग 14 महीने में भी तैयारी नहीं कर पाए, आप लोग अगर बच्चों को बोल रहे हो कि 1 महीने में यूपीएससी की तैयारी कर लो, तो वो डायलॉग मुझे भी याद आ गया एकदम कि आप लोग कहां पर हैं। तो आप लोग किसको जवाब देंगे, आप लोगों से जवाब जनता मांग रही है, आप लोग क्या बोलेंगे इसके बारे में। उस टाइम पर तो ऐसे कमेंट किए जा रहे थे। तो ये समझिए, इंसान जो है अपने आप में नहीं देखता है क्या कंडीशन है,
कितने अच्छे से आप लोग चीजों को तैयार करके चल रहे हो, तो वो सारी बातें हैं। एक वैक्सीन मैत्री करके हम लोगों के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था। ये जो वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम था, इससे हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, उनको सबको हम लोगों ने हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की थी, पर लेकिन अपोजिट काम हो गया। अब उन्हीं से हम लोगों को हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो अभी हमारी कंट्री में यही बात बोली जा रही है कि वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम को अभी थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश भी समझते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर क्या कंडीशन बनी हुई है, तो इसके चलते अभी हम लोग मैत्री वैक्सीन प्रोग्राम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। चलिए वो तो सही है, पर लेकिन कंडीशन जो है वो सही नहीं है। चिल्ड्रंस जो है उनको भी दवाइयां देनी चाहिए, उनको अगर इग्नोर करेंगे तो ये और ज्यादा खतरनाक सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में भी एक स्टडी की जा रही है कि चिल्ड्रंस और खासकर जो बुजुर्ग होते हैं वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल माने जाते हैं, खासकर पोल्यूशन होगी, ऐसी कोई चीजें होगी, तो अगर इनको इग्नोर करके चलेंगे तो फिर ये देने की कंडीशन बन जाएगी। आगे बात करें, यूएसए का जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो क्रिटिकल सप्लाई लेकर आ रहा है न्यू दिल्ली के लिए, यानी कि यूएसए की मिलिट्री काम में लगा दी गई है हमारी कंट्री में सप्लाई करने के लिए। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो अभी यहाँ पर कई सारे सिलेंडर्स वगैरह हैं, N95 मास्क वगैरह हैं, इसी के साथ में जो टेस्ट करने वाली किट वगैरह हैं, तो कई सारी चीजें प्रोवाइड कराने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो देखिए जितनी जल्दी फैसिलिटी आएगी, जितनी जल्दी चीजों लोगों तक पहुंचेगी, उतना ज्यादा लोगों की जान बचा पाएंगे। तो ये चीजें हैं। यूएसए में एक एडवाइजरी देखने को मिली है, अपने सिटीजन को बोला यूएसए वालों ने, कई सारी कंट्री बोल रही है ये कि जल्दी से जल्दी इंडिया छोड़ दो, यानी कि इंडिया जो है वो एक इतनी बुरी कंडीशन में आ चुके हैं कि दूसरे देश वाले ये बोल रहे हैं कि इस देश को छोड़ के जल्दी से भागो वहां से। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। वेंटिलेटर, ड्रग वगैरह जो है वो रसिया भी सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। इसी के साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, अगर हमारी कंट्री में कंटेनमेंट जो जोन बनाना है कि यहाँ पर काफी सारे केस आ गए, उसको टैकल करना है, तो यहाँ पर एक हमारी कंट्री में एक्ट है जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये जो एक्ट है, ये एक्ट है 2005 का। तो इस एक्ट के हिसाब से हमारी कंट्री में डिजास्टर को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। तो इसी के हिसाब से नई कंटेनमेंट जोन जो रखना है उसकी गाइडलाइन अभी आ गई है कि किस तरीके से चीजों को टैकल करके चलना है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बातें की जा रही है। तो याद रखिएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से ये चीजें टैकल की जाती हैं। चाइना के द्वारा अगर बात करें तो चाइना के द्वारा यहाँ पर अभी लॉन्च किया जा रहा है अपना परमानेंट स्पेस स्टेशन, तो उसके लिए यहां पर तैयारी की जा रही है। तो चाइना देखिए ये सही चीज है, ये अच्छी लगी मुझे, मतलब दुनिया को देके टेंशन, तुम अपना काम करते रहो, ठीक है। तो ये हरकतें चाइना कर रहे हैं। तो वही नहीं, आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी कि दूसरे को एक तरीके से डाइवर्ट कर दो, वो जिस काम कर रहे हैं और तुम फिर अपना काम करते रहो। तो ये हरकतें जो चाइना के द्वारा की जा रही है, ये आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर पड़ोसी देशों को इरिटेट किया जा रहा है, बाउंड्री इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, ओशन के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और बाकी अपना पूरा डेवलपमेंट में लगा हुआ है। श्रीलंका ने भी बोला है प्रायोरिटी दी जा रही है चाइना के साथ में मिलकर, यानी कि श्रीलंका जो है वो चाइना की गोद में बैठने के लिए तैयार है, बस चाइना जो है वो सपोर्ट करता रहे। ये पहले से, ये आज से नहीं है, पहले से ये हरकतें आप लोगों को श्रीलंका की देखने को मिलती हैं। दोनों भाई महिंद्र राजपक्सा और जो गोटबिया राजपक्सा है, दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बने बैठे हैं, तो अपने हिसाब से चीजें चल रही हैं। तो वही चीजें हैं। आज का जो कार्टून है ये बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में यहां पर प्रेजेंट किया गया है, पहले इसी को आप लोग देख लीजिए एक बार। इसके ऊपर 40 से 50 शब्द लिखिएगा, इसी के ऊपर आप लोग देखिए कितनी सारे पॉइंट हैं आप लोगों को एग्जाम में लिखने के लिए, वो भी मोदी जी की दाढ़ी से निकल रहे हैं सारे। जैसे जैसे मोदी जी की दाढ़ी बढ़ रही है वैसे वैसे बोला जा रहा है कि प्रॉब्लम बढ़ रही है। डीमोनेटाइजेशन हुआ, बोला देश में काला धन लेकर आएंगे। काला धन किसी को मिला 15-15 लाख रुपए, पता नहीं क्या क्या बातें बोली गई थी। तो 15 लाख तो छोड़िए, अपने देश में ही लेकर आ जाते, वही बहुत बड़ी बात थी। तो वो अभी आप लोग कंडीशन देख सकते हैं। दूसरा, सडन लॉकडाउन लगा दिया, दुनिया भर के जो वर्कर थे बेचारे, उनकी जो कंडीशन बनी वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। और फिर भी कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनसे आप लोगों को समझ में आता है। तो फेलियर नंबर 2 बोला गया। तीसरा जो यहां पर आ गया इल प्रिपेयर्ड, यानी कि वेव आ गई हमारी कंट्री में, सेकंड भी, सब जो है वो प्रॉब्लम में है यहां पर। और मोदी जी जो है वो खुद दाढ़ी भी नहीं कटवा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कोविड-19 ना हो जाए। देश के प्राइम मिनिस्टर, इतनी सिक्योरिटी होना जरूरी भी है, पर लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर को यह भी समझना चाहिए कि जनता की भी सिक्योरिटी उतना ही जरूरी है। तो ये तीसरी कंडीशन यहां पर देखने को मिल गई। अब चौथी कंडीशन क्या होगी वो बोला जा रहा है कि चौथी कंडीशन क्या होने वाली है। अब और क्या सामने आने वाला है कि जब ये पूरी बुरी कंडीशन आप लोग देख ही रहे हैं, क्या क्या सिचुएशन देश में बन रही है। अब फोर्थ क्या होगा, चलिए फोर्थ में आप लोगों को बोलता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग भरो कि फोर्थ प्रॉब्लम अब क्या हो सकती है देश के अंदर में, ये आप लोग बताइए। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग के जो कमेंट है पढ़ूंगा मैं, देखता हूं कौन कौन कितने अच्छे अच्छे आइडियाज देते हैं यहाँ पर। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम हो सकती है अब यहाँ पर इस सेकंड वेव के बाद में, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो सब अपना अपना ट्राई कीजिएगा लिखने की। 40 से 50 से 100 शब्द तक भी आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम है देश के अंदर में, ये रियलिटी में प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों को यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लिखना है आंसर राइटिंग में, तो आप लोग बोल सकते हैं इनके बारे में कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर एनालाइज आप लोग कर रहे हैं कि एक डीमोनेटाइजेशन जो है वो अगर करना भी था तो प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करा के करना था। सडन लॉकडाउन नहीं लगना था, जिस तरीके से डीमोनेटाइजेशन लिया कि भाई साहब आज से जो है ये नोट बंद हो गए और कल से आप लोगों के ये बिल्कुल चीजें खत्म। तो लोगों को एक पूरा वो दिया गया, पूरा सदमा एक तरीके से। और अभी फिलहाल आप लोग कंडीशन देख ही रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग की क्या राय है आप लोग जरूर बताना।
मैक्सिमम जो आर्टिकल है यहाँ पर ये कोविड-19 में देखने को मिलेंगे, पर लेकिन अलग अलग डायमेंशन यहाँ पर इनके द्वारा कवर की जा रही है। तो इनको समझेंगे क्या क्या कंडीशन है। पहला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी इलेक्शन कंडक्ट कराए गए हैं उसका एक एनालिसिस किया गया। तो मैं आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि एग्जाम में आप लोगों का एक चैप्टर भी कवर करेगा पॉलिटी का, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो थर्ड वेव आ सकती है उसके बारे में बात की जा रही है, वो कैसे आ सकती है और क्या कंडीशन और कैसे बच सकते हैं। बड़े सिंपल से इनके द्वारा यहाँ पर बेसिकली जो सजेशन दिए गए हैं, एक अच्छा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं अगर देखा जाए तो। स्टेट जो है अगर उनके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है तो उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के बारे में आर्टिकल है, ये कोविड-19 थोड़ा डिफरेंट आर्टिकल है, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। इसी के साथ में जो साइड वाला आर्टिकल है, जैसे हमारी कंट्री में कोई गवर्नमेंट आती है, बोलते हैं 100 दिन पूरे हो गए, क्या किया, ऐसे ही यहाँ पर जो बाइडेन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, तो उसका एनालिसिस किया जा रहा है कि क्या क्या चीजें की जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा जो रायता फैलाया गया था उसको समेटने में 100 दिन चले गए। अभी देखते हैं आगे क्या सिचुएशन बनती है। कुछ चेंज भी अभी किए जा रहे हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो वीजा वाली पॉलिसी थी, या और भी कई सारे ऐसे इश्यूज थे, जैसे क्लाइमेट चेंज में ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में बात करें, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में बात करें, ठीक है, तो उनके ऊपर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, ठीक है। सऊदी अरेबिया को, इजराइल को पूरा सपोर्ट किया जा रहा था, तो वो सपोर्ट इनके द्वारा कम कर दी गई। बहुत सारी ऐसी चीजें जो चेंज की गई इनके द्वारा, जो रशिया को लेकर और ज्यादा टाइट हो गए, तो वो कई सारी चीजें हैं। अभी फिलहाल कंट्री को कैसे कोविड-19 से निकालना है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इकोनॉमी जो है वो सही डायरेक्शन में चल रही है, अगर यूएसए की देखा जाए तो उसके बारे में बातें की जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, इज द गवर्नमेंट कमिटेड टू वैक्सीन इक्विटी। तो ये क्वेश्चन की तरीके से भी आप लोग इसको ले सकते हैं, क्या गवर्नमेंट जो है वो यहां पर कमिटेड है वैक्सीन इक्विटी के लिए। जो इक्विटी जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है कि बीइंग फेयर, यानी कि किसी के साथ में कोई इंपार्शियलिटी नहीं की जा रही है। तो एक तरीके से इक्विटी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि सबके साथ में क्या हम लोग इक्वल हैं, तो ये बात की जा रही है। एक इक्विटी आप लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो जो शेयर इश्यूज की जाते हैं कंपनी के द्वारा, उसको भी नॉर्मली आप लोग इक्विटी की कैटेगरी में रखते हैं, जो फाइनेंशियल कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है इक्वल ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हो सकता है। तो आज जो फ्राइडे है यहाँ पर ये एक आर्टिकल आता है पूरा, जिसमें यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो डिस्कस करते हैं चीजों को। बड़ा ही शानदार आर्टिकल बोल सकते हैं, आप लोग चीजों को कई सारी को समझ पाएंगे। डिटेल में इसको मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग देखिए क्या कंडीशन देश के अंदर देखने को मिल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या क्या वो इस तरीके की चीजों को फॉलो करके चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, ये यहाँ पर हालांकि मैं आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुका हूं इसके बारे में, ये एजुकेशन के बारे में है कि अभी रिसेंटली कई सारे जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। पर लेकिन पोस्टपोन करना क्या ये रियलिटी में एक सही तरीका है? क्या पता आगे कितने लंबे समय तक ये बीमारी चल रही है। चलिए कोरोना वायरस को आप लोगों ने हरा दिया, क्या पता कोई और बीमारी निकल कर आए, उसको कैसे आप लोग टैकल करोगे। तो पोस्टपोन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप लोग कोई ऑल्टरनेटिव तरीका भी ढूंढना चाहिए कि अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो उस टाइम पर एजुकेशन सिस्टम को कैसे कंटिन्यू आप लोग को रखना है। तो वो भी प्लान आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी सिचुएशन को आप लोग टैकल कर पाओगे, वरना सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाओगे। तो ये इसके अंदर कई सारी बातें ऐसी बोली गई हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो इंप्रूवमेंट करने का टाइम है, खासकर जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं उनको आप लोग ऑटोनॉमी दो कि वो अपने हिसाब से सोच सकें। और यहां पर जो लोग हैं, खासकर जो थिंक टैंक है, उनसे आप लोग सजेशन लो कि ऐसे क्राइसिस में कैसे चीजों को लेकर चलना है, चीजों को इवेल्युएट करो। जैसे सजेशन मैंने आप लोगों को बोला था, एक ऑल इंडिया रेडियो या फिर जो टेलीविजन है उसका यूज किया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेट तो सबके पास में नहीं है। जिसके पास में इंटरनेट है उसकी हेल्प से क्या हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या किस तरीके से सिचुएशन को आप लोग टैकल करके चल सकते हैं। तो इनके ऊपर एक डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए। हाथ खड़े कर देना कि नहीं एग्जाम नहीं कराएंगे और इस तरीके से सिचुएशन को देखेंगे, वो क्या सही में सोल्यूशन है? क्या इस तरीके से आप लोग ये नहीं देख रहे कि जो यंग जनरेशन है उसको पीछे छोड़कर चले जा रहे हो, आप लोग उसको साथ में लेकर नहीं चल रहे हो। तो उसके बारे में एक बेसिकली यहां पर वही बातें बताई गई हैं। आप लोगों का क्या मानना है कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? अगर आप लोगों से कोई पूछे, इंटरव्यू में आप लोग बैठे हुए हैं कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है कोविड-19 का, कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो ये सारे वो चीजें हैं जो थोड़े सोचने और समझने की चीजें हैं, जिनके ऊपर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए बैठकर। तो इसके ऊपर थोड़ा सोचिएगा और इसके बारे में अगर कुछ लिख सकते हैं तो लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो पहले आर्टिकल है, यहां पर मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहा हूं उसके बारे में समझ लेते हैं कि क्या कंडीशन देश के अंदर देखने को मिल रही है। आप लोग इसको क्वेश्चन की तरीके से भी ले सकते हैं, इज द गवर्नमेंट कमिटेड टू वैक्सीन इक्विटी। क्या गवर्नमेंट जो है वो वैक्सीन इक्विटी के लिए कमिटेड है? इक्विटी मैंने अभी आप लोग को बताया, क्या गवर्नमेंट जो है यहां पर वो एक तरीके से क्वालिटी ऑफ बीइंग फेयर और इंपार्शियल देखने को मिल रही है आप लोगों को? तो उसी के ऊपर पूरा आर्टिकल यहां पर ये तो समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां पर ये कि अगर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी क्या कंडीशन बनी है देश के अंदर में, तो उसको आप लोग इस तरीके से समझिए कि बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर, इसके लिए दो लोगों के ऊपर है। दो लोगों मतलब दो सेक्शन के ऊपर। एक तो गई गवर्नमेंट जब बोल रहा हूं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर आप लोग जो
नीचे लेवल पर पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटी, उनके ऊपर भी आप लोग बात बोल सकते हैं। और दूसरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो है लोगों की, यानी कि हम जैसे लोग, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी भी गवर्नमेंट के बारे में बात करें, उन्होंने अपना काम प्रॉपर वे में नहीं किया। दूसरी बात जो है, हम लोगों ने भी अपना काम प्रॉपर वे में नहीं किया, ना हम लोगों ने डिस्टेंस बना के रखी, ना हम लोगों ने मास्क यूज किया, ना हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजर वगैरह प्रॉपर वे में यूज किया। जहां पर भीड़ नहीं इकट्ठा होनी थी वहां भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो वो सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट आज की डेट में अगर बात करें, अगर आप लोग इसको चीजों को देखेंगे तो वैक्सीन और जो पॉलिसी है, यानी कि वैक्सीन के लेवल पर भी फेल हो चुकी है, सबको वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। और दूसरा, जो वैक्सीन की जो प्राइस है उसमें लोगों के अंदर कंफ्यूजन और देखने को मिल रहा है। आप लोग ये समझिए, ये कितनी सोचने वाली बात है कि इतना लंबा समय हो गया, हम लोग अब तक दवाई जो लगभग 4-5 महीने से तो दवाई दी जा रही है, 4 महीने से लगभग, ठीक है 3-4 महीने से, अब तक दवाई का प्राइस ही फिक्स नहीं कर पाए कि यार मार्केट में दवाई का प्राइस क्या होना चाहिए। ये तो यार इसमें तो कोई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं थी, इसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं था इतना बड़ा कि हम दवाई कैसे फिक्स करेंगे। मतलब एक दवाई का प्राइस तक फिक्स नहीं कर पाए आप लोग इतने दिनों में, और क्या आप लोग यहां पर अपनी पॉलिसी बनाकर चल रहे हैं। वो दवाई जो ये मान रहे हैं कि कोविड-19 को टैकल करने में हेल्प करेगी, तो ये राइटर ये बोल रहे हैं कि कितना बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट का कि एक दवाई जो कि सबसे ज्यादा एसेंशियल चीज है, जिसके ऊपर मारामारी चल रही है, उस दवाई का प्राइस तक फिक्स नहीं कर पाए आप लोग अब तक। तो आप लोग रियलिटी में पॉलिसी क्या बना रहे हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं, ये मुझे बता दो 1 मिनट, ये राइटर पूछ रहे हैं। दूसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि ये वो दवाई है जो आप लोगों को मिल रही है, यहां पर ये दवाई जो आप लोग बना रहे हैं, कंपनी वाले जो आप लोगों को दवाई दे रहे हैं, ये वो दवाई है जिसमें पब्लिक मनी लगाई जा रही है। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, टॉपिक नहीं पॉइंट लगा। बेसिकली आज की डेट में आप लोग ये समझिए, आप लोग डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, वही पैसा जो है आप लोग जो है गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और गवर्नमेंट जो है उसी पैसे का यूज कर वो दवाइयां बना रही है। वही दवाइयां जो उनके द्वारा बनाई जा रही है, फिर से वो दवाइयां पैसों में आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है, यानी कि आप लोगों के पैसे से ही सारा काम चल रहा है और आप लोगों को ही फिर से दवाइयां बेची जा रही है, ठीक है। ये तो एक तरीके से बिल्कुल बेसिकली बेतुकी वाली बात हुई, खासकर आज की डेट में अगर बात करें, यानी कि जो सारी कंपनी है उनको बेसिकली जो हेल्प की गई वो पब्लिक मनी से हेल्प की गई है, पब्लिक फंडेड चीजें हैं सारी, फिर भी दवाइयां इतनी महंगी महंगी क्यों हैं, और वो भी वो दवाइयां जिसकी वजह से लोग जिंदा और मर रहे हैं। कम से कम उस टाइम पर तो आप लोग प्रॉफिट बाद में कमा लेना जब नॉर्मल टाइम हो यार, इस टाइम पे तो कम से कम दवाइयां जो है आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करानी चाहिए थी। तो दवाई को एक पब्लिक गुड की तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, यहां पर ये नहीं कि आप लोग प्रॉफिट के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली हिदायत दी गई है जो प्राइवेट कंपनी है, और प्राइवेट कंपनी ऐसा कर कैसे पा रही है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा प्रॉपर में पॉलिसी नहीं बनाई गई कोई। अब पॉलिसी नहीं बनाएगी, अगर तुम पॉलिसी नहीं बनाओगे तो कोई और पॉलिसी बनाएगा, ये बिल्कुल ऐसी है। अगर तुम अपनी जिंदगी के लिए कोई काम ढंग से नहीं करोगे, अगर तुम अपने करियर के लिए मेहनत नहीं करोगे, तो किसी और के करियर के लिए तुम मेहनत करते हुए नजर आओगे, किसी और के गोल्स को तुम पूरा मतलब एक तरीके से अचीव करने में आप लोग एक तरीके से लगे रहेंगे, अपनी जिंदगी में कुछ अचीव नहीं करोगे। तो वही बात यहां पर है, अगर यहां पर आप लोग अपने खुद के प्लान से नहीं रखोगे तो किसी और के प्लान से आप लोगों को चलना पड़ेगा लाइफ में। तो वही काम अभी यहां पर देखने को मिल रहा है। समझ लेते हैं अभी सिचुएशन क्या है। पहले आप लोगों से लिए जो एक क्वेश्चन बन सकता है वो है शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल 7 में हमारी कंट्री में 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। तो हेल्थ जो है वो आज की डेट में वो आप लोगों को किस में देखने को मिलेगा, वो है स्टेट लिस्ट के अंदर में। पर लेकिन जो इंटर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर बीमारी कोई ट्रांसफर हो रही है, कोई महामारी आ गई है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दोनों के ऊपर है, यानी कि उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, दोनों उसको फॉलो करके चलेंगे। पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। कैसे, समझिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी क्या किया गया, ट्रांसफर कर दी गई है रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको तो दवाई हम देंगे, और 18 से लेकर 44 साल के जो एज की बेच के लोग हैं उनको दवाई आप लोग दो। समझिए आप लोग, ये कितने लोग कहां पर आ रहे हैं। तो यहां पर अगर बात करें नॉर्मल तरीके से 934 मिलियन लोग जो हैं वो अबव 18 हैं, यानी कि अबव 18 जो हैं वो 934 मिलियन लोग हैं। इन 934 में से जो 45 साल से ऊपर के हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 300 मिलियन के करीब, ठीक है। जो यहां पर 634 मिलियन लोग हैं वो आते हैं 18 से लेकर 44 साल की एज के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अगर दवाई आज के में मार्केट में आ रही है तो दवाई का 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आ रहा है। बाकी का जो 50% बच गया उसमें से 2 हैं, एक है स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे प्राइवेट एंटिटी। तो ये अपना अपना दवाई खरीदे। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो दवाई मिल रही है वो लगभग 120-125 रुपए कितनी 150 मिल रही है सर, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को जो दवाई मिल रही है पहले 600 बोला गया, कहीं कुछ आई बात कुछ निकल के अब उसको 400 कर दिया गया, ठीक है। प्राइवेट एंटिटी को जो दवाई मिल रही है वो 600 रुपए की मिल रही है। आप लोग ये समझिए मैक्सिमम जनता को दवाई किसको देनी है, वो देनी है स्टेट गवर्नमेंट को। ज्यादा दवाई किसके पास है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में।
कंपटीशन आ गया किसके सामने मार्केट में। अब यहां पर जो 50% जो दवाई बची है उसमें कंपटीशन भी है। कंपटीशन किसके सामने है? प्राइवेट के साथ में। अब प्राइवेट यहां पर दमादम अपना जो हॉस्पिटल के पास में दुनिया भर का पैसा है। आप लोगों को याद होगा जब पहली वेव चल रही थी सारी स्टेट गवर्नमेंट रो रही थी कि हमारे पास में पैसा नहीं है, हमारे पास में पैसा नहीं है। जब उस टाइम पर ही स्टेट गवर्नमेंट रो रही थी, अब कैसे ये यहां पर सबको दवाई प्रोवाइड करा देगी, कहां से ये स्टेट गवर्नमेंट पैसा लेकर आएगी? आप लोग ये समझिए 1.8 मिलियन डोजेस की जरूरत है हम लोग को अपनी पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। 2 डोज देने और पॉपुलेशन आप लोग देखिए, अगर बात करें 60 मिलियन के करीब डोज पर मंथ बन रहे हैं। आप लोग अगर इस तरीके से भी चलते रहे ना तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा बीमारी को कंट्रोल करने में, तब तक तो बीमारी सबको चपेट में ले चुकी होगी। अगर बात करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक जो हमारी कंट्री में 2 बड़ी कंपनी है जो दवाई बना रही हैं, उनका टारगेट जो रहा बेसिकली वो प्रोड्यूस कर सकती है 112 मिलियन डोज और 115 मिलियन डोज पर मंथ। पर लेकिन इससे तरीके से भी अगर हम लोग काम करते रहे ना तो आप लोग ये समझिए कि यहां पर 6 से 8 महीने लग जाएंगे इस बीमारी को कवर करने में। अब आप लोग एक बात समझने की कोशिश कीजिए, 6 से 8 महीने इस बीमारी को कवर करने में लग जाएंगे अगर जिस पैटर्न में हम लोग चल रहे हैं उसी पैटर्न में चलते रहे। आप लोग ये समझिए कि क्या हम लोग इस तरीके से इस बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे, और वो भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी राज्य के ऊपर हम लोगों ने छोड़ दी है। गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से वैक्सीन को मार्केट में प्राइस को भी फिक्स नहीं कर पाई। तो व्हाट द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू, ये एक तरीके से जो वैक्सीन के बारे में बात करें, मार्केट प्राइस जो है वो जिस तरीके से अभी देखने को मिल रहा है वो इतना हाई है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर और बर्डन पड़ेगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपए की दवाई और स्टेट गवर्नमेंट को 400 रुपए की दवाई, डबल से भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा है। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट कैसे उसको अफोर्ड कर पाएगी, तो ये देखने वाली बात है। स्टेट गवर्नमेंट नॉट एबल टू अफोर्ड, ये सप्लाई अगर अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो जो आप लोगों ने इनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि 18 से 45 यानी कि 44 साल के बीच की जो एज के लोग हैं तो उनको आप लोगों को दवाइयां देनी है, तो जब वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, उनके पास में पैसा ही नहीं है, तो कैसे इसको कंप्लीट कर पाएंगे? तो इस तरीके से सबसे पहले जरूरत तो ये था कि अफोर्डेबल होना चाहिए था। और अफोर्डेबल क्यों यार, ये तो एक सही तरीके से आप लोगों को लेकर चलना था। रीजन क्या बोला गया उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग 3 कैटेगरी में आप लोगों ने चीजों को डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक कैटेगरी होगी स्टेट गवर्नमेंट की और एक कैटेगरी होगी प्राइवेट की। अब सबके बीच में कंपटीशन आ गया। अब कंपटीशन आ गया सबके बीच में, मान लीजिए दवाइयां खत्म हो रही हैं तो प्राइवेट कंपनी जो है वो तो यहां पर प्रॉफिट कमाने के लिए ऊपर से उल्टी सीधी हरकतें भी कर सकती हैं कि नॉर्मली पता चला कि वहां पर कंपटीशन के चक्कर में यार हमारे पास में नहीं, स्टेट बोले मैं तुझे पैसा ज्यादा दे दूंगा दवाई मुझे दे दे, प्राइवेट बोलेगा मैं पैसा ज्यादा दूंगा मुझे दवाई दे दे, तो कंपटीशन लग गया। फायदा किसको होगा? प्राइवेट कंपनी को फायदा होगा। पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट दवाइयां लेती थी और वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी सब जगह, पर अभी ऐसा नहीं है। तो अफोर्डेबिलिटी जो होनी चाहिए, एक स्टेबल प्राइस जो होना चाहिए वो भी नहीं है और ना अफोर्डेबल है, यानी कि लोग जो है वो सब खरीद भी नहीं पाएंगे। आप लोग ये समझिए कितने ऐसे लोग हैं, मान लीजिए घर में 4-5 मेंबर हैं जो कि उनको 600 रुपए का प्राइवेट वो उसको इंजेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। आज के में लोग कमा भी नहीं रहे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी 2 टाइम की रोटी भी नहीं मिल पा रही है प्रॉपर वे में। तो ये किस तरीके से पॉलिसी आप लोगों ने फॉर्मुलेट की है? तो यहां पर बोला जा रहा है कि आई थिंक गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम नहीं किया पॉलिसी बनाने के लिए। यानी कि एक तरीके से जो होता है ना सोच समझकर कोई स्टेप उठाना, कोई उठा ही नहीं रहा है सोच समझकर स्टेप, बस वो ये कि जो जो दिमाग में आ रहा है वो इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं सिचुएशन को देखते हुए। अक्टूबर से लेकर पिछले अगर मास तक की आप लोग बात करें, जो पेंडेमिक अभी यहां पर देखने को मिला, इस पेंडेमिक की वजह से उस टाइम पर सिचुएशन ये हो गई थी, एक कंफर्ट जोन में आ गए थे सारे कि कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब इलेक्शन करवाओ, खूब शादी में खूब डांस करवाओ, खूब सारे जो रिलीजियस गैदरिंग है वो देखने को मिल रही थी। मतलब सब चीजों में बिल्कुल अलग अलग चीजें चल रही थी। वैक्सीन हेजिटेंसी तक हो गई, लोगों ने ये बोल दिया कि वैक्सीन नहीं लेंगे क्योंकि लग रहा था कि वैक्सीन लेने से दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से पेंडेमिक जो है वो जो आया है ना, ये आया नहीं है, ये लाया गया है, ठीक है। वो नहीं कहते, वो मूवी देखिए वांटेड, उसमें बोलते हैं कि घनी भाई तुम इंडिया आए नहीं हो, लाए गए हो, तुम्हारे राइट हैंड को मेरे बेटे ने मारा है, ठीक है। तो ये जो हरकतें लोगों के यहां पर देखने को मिली उसकी वजह से पेंडेमिक की जो सेकंड वेव है ये आई नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा लाई गई है। ये टॉपिक जो है यहां पर, ये वाली जो स्लाइड का ये पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, आप लोग कई सारी बातें समझ पाओगे। आज की डेट में अगर बात करें, जितनी भी दवाई बनाने वाली कंपनी है उनको फंड किया जा रहा है पब्लिक मनी से, पब्लिक मनी यानी कि जनता के टैक्स की मनी से उनको फंड किया जा रहा है, जबकि वो प्राइवेट कंपनी है। एस्ट्राजेनेका जो है इसके बारे में अगर बात करते हैं तो यहां पर 97% पब्लिक फंडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में बात करें, जो पब्लिक फंडिंग लेने के बाद भी ये कमर्शियलाइजेशन के ऊपर फोकस दे रही है, प्रॉफिट के ऊपर फोकस दे रहे हैं। मॉडर्ना जो है वो 100% पब्लिक फंडिंग, जो एस्ट्राजेनेका है 97, बायो जो यहां पर बायोनटेक है यहां पर इसके बारे में बात करें तो ये पब्लिक फंडिंग के ऊपर ही चल रही है, जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग दी गई। जो फाइजर है यहां पर आप लोगों को देखने के बाद 2 बिलियन के करीब यहां पर इसको मार्केट जो पब्लिक फंडिंग आप लोगों को देखने को मिली। तो मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनी जो है ये पब्लिक फंडिंग से काम कर रही है, पर लेकिन टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर रही है। पब्लिक फंडिंग का मतलब ही यही होता है कि आप लोग उन चीजों को फ्री में प्रोवाइड करो। मान लीजिए आज की डेट में आप लोग बैठकर कोई दवाई बनाते हैं, ठीक है, आप लोगों ने बैठकर कोई दवाई बनाई, रिसर्च और डेवलपमेंट किया, पूरा अपनी जिंदगी की सारी कमाई आप लोगों ने उस दवाई पर लगा दी।
तब आप लोगों का हक है कि उस दवाई को बेचो और उससे प्रॉफिट कमाओ आप लोग, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अपनी जमा पूंजी लगाई, आप लोगों ने अपना टाइम लगाया, क्योंकि कई बार दवाई बनाने में कई कई साल लग जाते थे, 5-5, 6-6, 10-10 साल लग जाते थे, तो उसमें दुनिया भर का पैसा खर्च होता था रिसर्च करने में, स्टडी करने में, तो उस टाइम पर समझ में आता है। पर लेकिन आज की डेट में जो पैसा वो लगा रहे हो आप लोग, वो सारा पैसा कौन दे रहा है? सारा पैसा पब्लिक फंडिंग से आ रहा है। तो आप लोगों ने तो अपना कोई पैसा लगाया नहीं, तो किस तरीके से आप लोगों का हक बन गया कि इतना प्रॉफिट कमाना है, इतना हाई आप लोगों को प्राइस रखना है? ऊपर से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की जा रही है। कई सारी जो डेवलप कंट्री है वो अपने पास टेक्नोलॉजी रखने की कोशिश कर रही है, वो टेक्नोलॉजी दे ही नहीं रही है, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। जो सीरम इंस्टीट्यूट जो बोला है 150 रुपए की दवाई इसको दी जाएगी और 400 रुपए की स्टेट गवर्नमेंट को और यहां पर 600 रुपए की प्राइवेट को, उसको यहां पर जो टेक्नोलॉजी फ्री में मिली है, ठीक है, एस्ट्राजेनेका के द्वारा टेक्नोलॉजी दी गई है, ठीक है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा उसको मैन्युफैक्चरिंग जो कैपेसिटी एक्सटेंड करने का पैसा दिया गया है, ठीक है। फिर भी यहां पर डिफरेंट प्राइसिंग दी जा रही है, ठीक है। फिर भी यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो जिस तरीके से यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन देखने को मिल रहा है एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट का, ह्यूज प्रॉब्लम आप लोगों को निकल कर आएगी कि लोगों को दवाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो प्रॉफिट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। हमारी कंट्री में टॉप अमीर आदमी में आज के में सीरम इंस्टीट्यूट के जो लीडर हैं, जो उनके जो हाईएस्ट ऑथोरिटी है, वो टॉप 5 में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अमीर कैटेगरी में आगे इतना पैसा कमा रहे हैं। पर लेकिन जनता मर रही है, तो वैक्सीन जो है उसको पब्लिक गुड बनाना चाहिए। जब पब्लिक के पैसे से यहां पर ये काम चल रहा है, उन्होंने अपना पैसा लगाया नहीं, पब्लिक के पैसे से काम चल रहा है, तो कम से कम उसको पब्लिक गुड बनाना चाहिए और ये दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, प्राइवेट कंपनी को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। पोलियो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम हमारी कंट्री में चलाया गया था 2014 में, हमारी कंट्री में पोलियो फ्री हम लोग को डिक्लेयर कर दिया गया, किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। केस तो लास्ट जो आया था वो 2011 में आया था। 3 साल का कूलिंग पीरियड होता है देखने के लिए कि कोई केस तो नहीं आ रहा है। 3 साल तक अगर कोई केस नहीं आता है तो फिर 3 साल बाद यहां पर 2011 से लेकर 2014 में पोलियो फ्री हमारी कंट्री को डिक्लेयर कर दिया गया। उस टाइम पर सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट सारी दवाई प्रोक्योर कर रही थी, जिससे लोगों को 2 बूंद जिंदगी की टाइम पर मिल रही थी। पर लेकिन आज की डेट में अगर बात करें, कंडीशन खराब होती जा रही है। हेपेटाइटिस बी, इसकी दवाई की कॉस्ट 750 पर डोज थी। जैसे इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा एंट्री की गई यहां पर इसमें सीन में, इस पिक्चर में, तो कॉस्ट घटकर 200 रुपए आ गई और आगे चलकर ये 100 रुपए तक भी आ गई। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर कोई पार्टी हो वो अगर काम करे तो इस तरीके से यहां पर है। हमारी कंट्री में 3-3 पार्टी बना दी गई है, तो सीधा सीधा तो तरीका ये होगा कि प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो कैसे इसको टैकल किया जाएगा? तो प्राइवेट कंपनी तो सुपर प्रॉफिट कमाकर अपना निकल जाएगी, पर लेकिन जो जनता मर रही है उनका क्या होगा? तो प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि बाकी जनता के बारे में कौन सोचेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर ऑब्लिगेशन लेना चाहिए बेसिकली, क्योंकि अगर इंटर स्टेट अगर कोई डिजीज ट्रांसफर हो रही है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, एक राज्य से दूसरे राज्य में देखने को मिल रही है, तो कौन करंट लिस्ट में आता है और कौन करंट लिस्ट में यहां पर सेंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले अगर कोई लॉ बना देता है तो उसको फॉलो करके चला जाए, पर सेंटर कोई लॉ बनाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। स्टेट के ऊपर छोड़ दी गई है सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, बोल रहा है स्टेट लिस्ट में आता है हेल्थ सब्जेक्ट, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर डिजीज ट्रांसफर हो रही है तो तुम्हारे हिस्से में आती है, तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचोगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या ये सही काम हो रहा है देश के अंदर में? इसके बारे में आप लोग ये क्या सोच रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग फेसबुक पर भी लिख सकते हैं और क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए अगर आप लोग लिख पा रहे हैं, देख लेगा टाइम निकाल पा रहे हैं, वरना अपने प्रीलिम्स पर आप लोग फोकस दीजिए। मैं फिर भी क्वेश्चन देता रहूंगा, जिसको लिखना होगा वो लिखता रहेगा। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले अच्छी तैयारी कर चुके हैं तो क्वेश्चन लिखना पसंद करते हैं। अगर आप लोग बोलोगे बंद करना है क्वेश्चन तो वो भी बता देना, ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके। वरना कंटिन्यू मैं तो अपनी साइड से रखूंगा, आप लोग बता देगा आप लोग को क्या चाहिए, आप लोग के हिसाब से देख लेंगे फिर चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसिकली अभी रिसेंटली जो हेल्थ के बारे में और इलेक्शन के बारे में। तो एक साइड में तो हेल्थ वाली कैटेगरी आ गई, एक साइड में इलेक्शन वाली कैटेगरी आ गई। क्यों, क्या क्या चीजें उसको समझ लेते हैं। तो क्या क्या सिचुएशन है एक बार देखिए आप लोग। यहाँ पर अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, तो जो इलेक्शन कंडक्ट कराए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो अभी खत्म हुए हमारी कंट्री में। तो इसके चलते काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली हेल्थ के रिलेटेड भी। अगर आप लोग बात करते हैं तो समझ लेते हैं पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था वो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां पर मेंशन है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, आप लोग बोलेंगे कहां से क्वेश्चन आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से चीजों को लेकर चलोगे तो आंसर दे पाओगे। 5 जो यहां पर 15वां जो पार्ट है संविधान के अंदर, आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक हमारे संविधान में बात की जाती है किसके बारे में? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसकी वर्किंग के बारे में। आर्टिकल 324 सबसे ज्यादा पावरफुल है। ये बेसिकली सुपरिंटेंडेंट या फिर डायरेक्शन या फिर कंट्रोल कैसे करना है इलेक्शन का, इसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 325, नो पर्सन, कोई भी पर्सन यहां पर एक तरीके से रिलीजन, इन सब चीजों के नाम पर कोई इस पर्टिकुलर रिलीजन का पर्सन है, बस उसी को यहां पर लाना है, उसी को यहां पर उसका नाम होना चाहिए, ठीक है, उसी को यहां पर अलाउ करना चाहिए, या किस पर्टिकुलर सेक्स का है, किस पर्टिकुलर रेस का है,
तो वो सब चीजों से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। आर्टिकल 326 यहां पर जो है बेसिकली ये हाउस ऑफ द पीपल जो है और इसी के साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसके बेसिस पर यहां पर जो एडल्ट सफरेज है यानी कि 18 साल या उससे प्लस के जो लोग हैं उनको सबको ये बेसिकली वोटिंग का राइट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहां पर लड़कों को देंगे लड़की को नहीं देंगे, ऐसा नहीं यहां पर एक रिलीजन को देंगे दूसरों को नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि एक राज्य को देंगे दूसरों को देंगे, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सबको एक तरफ से हक मिलना चाहिए। आर्टिकल 327 और 328 पहला वाला देता है पार्लियामेंट के लिए, दूसरा वाला देता है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कि वो प्रोविजन बनाए इलेक्शन के रिलेटेड कुछ यहां पर जो उनको लगता है अपने अपने लेवल पर, ठीक है। जैसे कि यहां पर स्टेट के बारे में बात करें तो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के बारे में काम करें, ठीक है। इसी के साथ में आर्टिकल 329 जो है यहां पर ये कोर्ट को रोकता है कि कोर्ट इंटरफेयर ना करे यहां पर इस मैटर में। रीजन क्या है, अगर कोर्ट में कोई मैटर चला गया फिर तो हो चुके इलेक्शन, फिर तो 6-7 महीने साल भर इलेक्शन पेंडिंग पड़े रहेंगे, तो इससे थोड़ा हटकर चलना पड़ेगा। अब तो एक ये भी बात है, आप लोगों से अगर पूछे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में कोई, तो यहां पर ओरिजिनली 1 इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे देश के अंदर में, क्योंकि अगर बात करें तो यहां पर एज भी थी 21 साल करके थी, फिर इसको घटाकर 18 साल कर दिया गया, तो यहां पर चीजें बढ़ी तो चीजें चेंज होगी। तो हमारी कंट्री में अमेंडमेंट किया गया 1989 में, तो मल्टी मेंबर बॉडी बनाई गई इसको। तो फिर यहां पर अब अगर आप लोग देखेंगे यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसी के साथ में आप लोग अदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं फिक्स टर्म के लिए। तो आज के डेट में एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और 2 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि 3 मेंबर की बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर इसी के साथ में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी हेल्प करते हैं यहां पर, जो कि आईएएस रैंक के ऑफिसर होते हैं नॉर्मली, जो कि पर्टिकुलर एरिया में उसको टैकल करते हैं। किस किस बूथ लेवल पे लेकर आप लोगों को अलग ऑफिसर देखने को मिलेंगे। तो ये एक तरीके से पूरा सिस्टम यहां पर काम करना उस टाइम पर स्टार्ट करता है। अपॉइंटमेंट और टेन्योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। टेन्योर फिक्स रहता है, 65 साल हो गई या फिर 6 साल हो गई, जो भी पहले हो जाए तो ये इनका टाइम ड्यूरेशन रहता है। इनकी जो सैलरी होती है, जो इनको एक तरीके से जो स्टेटस रिसीव करते हैं, तो यहां पर ये जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट माना जाता है हमारी कंट्री में। अगर इसको देखोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए रिमूव कैसे किया जाता है, तो रिजाइन कर सकते हैं एनी टाइम जब इनको लगता है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है इलेक्शन कंडक्ट कराने में, कुछ और काम करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में रिमूव किया जा सकता है बिफोर द एक्सपायरी पीरियड। तो जो रिमूव किया जाता है उसको बोलते हैं रिमूवल सिमिलर टू द सुप्रीम कोर्ट जज, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के सिमिलर इनको यहां पर रिमूव किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट यहां पर बात की जाए प्रोसीजर क्या होता है, इसके ऊपर कई बार कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा दूर कर देता हूं कंफ्यूजन, सुनिएगा ध्यान से। हमारी कंट्री में हाई कोर्ट के जज, इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के जज, या फिर आप लोग बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर आप लोग बात करें यहां पर चीफ इलेक्शन कमीशन मतलब, या फिर बात करें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको रिमूव किया जाता है 2 मुद्दों पर। एक तो मिसबिहेवियर देखने को मिले, और दूसरा इनकैपेसिटी, यानी कि कोई मिसबिहेव कर दिया कि यहां पर, या फिर इनकैपेसिटी दिखाई गई यहां पर कि इनकैपेसिटी देखने को मिलेगी, ये काम कर ही नहीं सकते, तो उस बेसिस पर इनको हटाया जाता है। रिमूवल जो है वो रिक्वायर करता है 2/3 जो मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है वो 2/3 यहां पर वोटिंग करेंगे, और मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कम लोग हैं, तो 50% से ज्यादा होने चाहिए, और उसके 2/3 जो है वो वोटिंग करेंगे। तो यहां पर इसके लिए हम लोग इंपीचमेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं। रिमूवल जो जज कैग या फिर यहां पर इनको हटाया जाता है इलेक्शन कमीशन को, तो यहां पर इंपीचमेंट यूज नहीं करते। इंपीचमेंट वर्ड जो यूज किया जाता है ओनली प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है, उसका भी एक अलग ही तरीका है। यहां पर काम वो नहीं होता, काम में भी डिफरेंट होता है। 2/3 मेजोरिटी यहां पर देखने को मिलेगी जो स्पेशल मेजोरिटी है, पर लेकिन टोटल स्ट्रेंथ जो है वो यहां पर होनी चाहिए, ठीक है, जो कि कहीं पर भी और यूज नहीं की जाती है। यानी कि हाउस की टोटल स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिलेगी। यहां पर क्या बोला गया कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने प्रेजेंट है वो वोट कर दें तो हटाया जाएगा अगर 2/3 वोट कर देते हैं, पर लेकिन यहां पर टोटल स्ट्रेंथ जो है यहां पर हाउस की, उसके बेस पर यहां पर वोटिंग की जाएगी, जो कि यहां पर ओनली प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है। तो कोई भी कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग के माइंड में होना चाहिए, ठीक है। बाकी आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, आर्टिकल में तो फिर वही बातें बोली गई हैं कि 8 फेज के जो इलेक्शन यहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर कंडक्ट कराए गए, 4 राज्यों के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर जो इलेक्शन भी अभी कंडक्ट कराए गए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, समझ में आता है। अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी भी है यहां पर, ये बेसिकली लोगों के द्वारा ये इलेक्शन कंडक्ट कराए गए, तो इलेक्शन के पास में किस तरीके से चीजों को टैकल करने हैं, अकाउंटेबल भी यहां पर चीजें देखने को मिली। पर लेकिन ये जो इलेक्शन है ना, ये ताउम्र याद किए जाएंगे। इलेक्शन साइकिल जो है वो डिसरप्ट नहीं हुई, अच्छी बात है, पर लेकिन जिस तरीके से पेंडेमिक था वो चीजें ध्यान में रखनी थी। हेल्थ भी एक मुद्दा था जिसको फोकस देकर चलना था, पर लेकिन इस क्राइसिस में सारी चीजें पीछे छोड़ते हुए पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका कंट्रीब्यूशन ना यहां पर इन्फेक्शन को बढ़ाने में, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्शन के बारे में किसी ने मना नहीं किया कि इलेक्शन न हो, सबने इलेक्शन के सपोर्ट में यहां पर वोट डाली, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो। जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जैसे बीजेपी हो गया, यहां पर राइटर ने बस बीजेपी का नाम दिया, कांग्रेस ने भी काफी काम किया, यहां पर बड़ी बड़ी रैली यहां पर कंडक्ट कराई, तो ये रेस्पॉन्सिबल ह्यूज रैली ऑर्गेनाइज कराई गई, सारी हेल्थ प्रोटोकॉल को तोड़ा गया, कोई मास्क नहीं पहन रहा है, कोई डिस्टेंस नहीं बना रहा है, तो ये सारी चीजें देखने को मिली, जिसकी वजह से हाई स्पाइक यहां पर नजर आया, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो पेंडेमिक है
पेंडेमिक के बारे में बात करें तो यहां पर क्विक अगर आप लोग देखिए दिए इलेक्शन जो है इनको जल्दी कराना था पर लेकिन वो भी नहीं हुआ, लिमिटेड कैंपेन रखना था वो भी नहीं हुआ, 8-8 फेज में इलेक्शन कराए जा रहे हैं, दबाकर कैंपेन किया जा रहा है। तो जो भी रूल और रेगुलेशन होने चाहिए थे उनके अपोजिट में सारा काम चल रहा है। कोविड-19 के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं ये एक्सपोनेंशियली बढ़ना स्टार्ट हो गया, जैसे मैसिव रैली चलना स्टार्ट हो गई। तो जो हेल्थ क्राइसिस है वो हम लोग साइड में रख गए। तो ये जो इलेक्शन हुए ना ये पूरी जिंदगी आने वाली जनरेशन भी याद रखेगी कि हमारी कंट्री में किस तरीके से यहां पर पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल चेंज के लिए अपनी हेल्थ को भी बर्बाद कर दिया गया। ये सारी सिचुएशन आप लोग को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी और रियलिटी में ये सिचुएशन आप लोग समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। आगे बात करते हैं, यहां पर ये बात की जा रही है तेलंगाना पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। तो ये तेलंगाना पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट क्यों न्यूज में है? अभी रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा 16 ऑर्गेनाइजेशन को जो है उनको तेलंगाना पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहां पर उनको बैन कर दिया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन को बोला गया कि ये अनलॉफुल एसोसिएशन थी यहां पर। तो सिटीजन अगर मिलकर कोई भी यहां पर कंट्री के अंदर में कोई काम कर रहे हैं तो उनको अनलॉफुल माना जा रहा है। यहां पर उन्हें कहते हैं कि देख तेरे प्यार को इसने अनलॉफुल करार दे दिया। जो मैंने आप लोगों को डायलॉग है कि बाहुबली में बोलते हैं कि देख तेरे प्यार को इसने धोखा क्या बोलता है वो करार दे दिया, कि सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। तो वही बात थी, यहां पर कंडीशन ये निकल कर आ रही है। इनके द्वारा बेसिकली ये देखा जा रहा है कि ये जो है ये गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज करते हैं, यानी एक तरीके से जो स्टेट है उसके अगेंस्ट वॉर रखते हैं। कैसे? अगर स्टेट कहीं पर भी कुछ गलत कर रहा है तो यहां पर ये जनता के सामने उसको लेकर आते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अगर कुछ गलत काम कर रही है तो यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन यहां पर अवेयर कराने की कोशिश करती है जनता को। तो यहां पर जैसे कि आप लोगों ने देखा भीम कोरेगांव सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बात की जाए या फार्म लॉ को लेकर जो अभी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं या यूएपीए को लेकर अगर बात की जाए यहां पर, तो ये सारी जो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसको रिपील करने के बारे में बात करें तो अलग अलग राज्य गवर्नमेंट जो है यहां पर लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करिए कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोले ना। अभी यहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर भी यहां पर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कराया तो उसके चलते कई सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। 16 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यही काम कर रही थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कई कमी है, कोई सप्लाई सर्विस कोई ढंग से अगर न हो रही हो तो उसको जनता के सामने लाकर रख रही थी। तो इसके चलते स्टेट गवर्नमेंट को वो चीजें हजम नहीं हुई। ठीक है, तो यहां पर जो पब्लिक सेफ्टी या पब्लिक सिक्योरिटी के बारे में लोगों को बातें कर रही थी तो स्टेट गवर्नमेंट ने वो सारी चीजें ध्यान में न रखते हुए बस यहां क्या किया, इनको सस्पेंड कर दिया। तो ये जो ड्रैकोनियन यानी कि इस तरीके के जो रूल और रेगुलेशन यूज करें जनता को दबाने के लिए, ये कितने हद तक सही है तो पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा ये सही नहीं है। ठीक है, पब्लिक जो एक तरीके से ब्रीच कर रहे हैं पब्लिक पीस को भी, और इसी तरीके से अकाउंटेबिलिटी अगर इनकी नहीं है सिटीजन के लिए तो फिर क्या रह गया यार। ठीक है, अगर जो सिटीजन ने इनको बनाकर वहां पर भेजा है उन्हीं सिटीजन को ये सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो रियलिटी में ये रह के आ गया तो वो समझने वाली बात है। तो ये काफी बुरी कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। तो क्या है यहाँ पर आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या होना चाहिए? देश के अंदर अलग ही अजीब सा माहौल देखने को मिल रहा है इन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। थर्ड वेव के बारे में बात की जा रही है। पहली वेव चली गई, दूसरी ने सबको चपेट लिया दबाकर, थर्ड वेव है उसके बारे में अगर बात करें तो क्या आप लोग बोलेंगे? तो आर्टिकल में बड़ी बेसिक सी चीज बोली गई है, आप लोग समझिएगा, आप लोग ढंग से समझ पाएंगे। पब्लिक हेल्थ के मेजर के बारे में बात की जा रही है, लोगों के बारे में बात की जा रही है और गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है। अभी हमारी कंट्री में दुनिया भर की अर्थियां चिताएं जलाई जा रही हैं अलग अलग सिटीज के अंदर। अभी यहां पर ये भी काफी बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है कि लोगों को जो चिताएं जलाई जा रही है वहां पर लोगों को जगह नहीं मिल रही है चिता जलाने के लिए भी। बेड की कमी है, जो एक तरीके से मेडिकेशन यानी कि दवाई की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, ये हर एक हॉस्पिटल में आप लोगों को प्रॉब्लम नजर आएगी। डिफिकल्ट कंडीशन काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, एक वर्स्ट क्राइसिस देश के अंदर देखने को मिल रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे प्लेग या फिर फेमिन आया था यहाँ पर 18वीं और 19वीं सेंचुरी में अंग्रेजों के टाइम पर, जब दुनिया भर के लोगों की जान चली गई थी। आज की डेट में जब हमारी कंट्री में हमारे द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस टाइम पर भी सेम कंडीशन देखने को मिल रही है। तो इसमें और जो कॉलोनियल टाइप की गवर्नमेंट थी उनमें डिफरेंस क्या रह गया फिर, जब हम लोग आज के डेट में इस तरीके को हम लोग ढंग से लेकर नहीं चल रहे हैं, यानी कि हम भी कॉलोनी की तरीके से सोच रहे हैं, हम भी जनता को इग्नोर कर रहे हैं, हम भी अंग्रेजों की तरीके से सोच रहे हैं हमारी गवर्नमेंट आज के डेट में। तो ये कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है। एक बात यहां से आप लोगों को लर्न करनी पड़ेगी कि जिस तरीके से यहां पर आज के डेट में आप लोग देखिए, और जब तक आप लोग चीजों को ढंग से लेकर नहीं चलोगे तो अभी पहली वेव के बाद में सेकंड वेव आई, और अगर इसी रवैये के साथ में आगे बढ़ोगे तो तीसरी वेव भी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ब्राजील में यहां पर भी अलग अलग वेव आकर चलेगी, तीसरी वेव तक भी देखने को मिली। यूके के अंदर भी सेम कंडीशन देखने को मिली, पहली वेव फिर दूसरी वेव, इस तरीके से। तो एक्सप्लोसिव वेव यहां पर निकल कर आई। इवन यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर कई सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, हमारे देश में भी उस टाइम पर आने की बात की जाती है, वो भी खत्म हो गया। वैक्सीन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, नो डाउट। ठीक है,
कि वैक्सीन के अलावा कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं है, पर लेकिन जितनी इंडियन पॉपुलेशन है उसको सबको एक साथ में वैक्सीन देना पॉसिबल नहीं है, ये भी आप लोगों को मानना पड़ेगा। और ऊपर से यहाँ पर लिमिटेड फाइनेंस है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि सेंटर ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, तो स्टेट गवर्नमेंट तो और भी टाइम लगाएगी इसको। तो अब देखने वाली बात यह है कि कैसे चीजें आगे बढ़ पाती हैं। आज की डेट में बात करें, जल्दी तो होने वाला नहीं है, तो फ्यूचर में कोई वेव न आए उसके ऊपर आप लोगों को फोकस देकर चलना पड़ेगा। और उसके लिए बेसिकली ये टेस्टेड मेथड है, यानी कि फुल प्रूफ ये मेथड है। अगर इनको आप लोग इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोगों को कई सारी चीजों से आप लोग बच सकते हैं। वो क्या कहें, और कोई दिक्कत नहीं है, आसान मेथड है। मास्क पहनना है प्रॉपर वे में, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस बनाकर रखनी है, हाथ वगैरह अपने हैंड सैनिटाइज करते रहिए, और मास गैदरिंग में जहां भी हो रही है वहां पे मत जाइए। ये तो कम से कम आप लोग अपने आप कर सकते हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है इसमें, तो ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो यहां पर अपने आप को आप लोग को प्रोटेक्ट करना है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हाथ खड़े कर चुकी है। इसी के साथ में यहां पर कई सारे लोग जो हैं वो मास्क ही ढंग से नहीं पहनते हैं, कोई मास्क नाक के ऊपर से नीचे ला रहा है, कोई ठोडी के ऊपर लेके जा रहा है, तो मास्क को प्रॉपर वे में पहनिए, और मास्क भी डबल कपड़े का होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। बांग्लादेश के अंदर कम्युनिटी लेवल के जो लीडर हैं, जैसे रिलीजियस लीडर हैं, उन्होंने काफी शानदार ये अवेयरनेस फैलाया मास्क वेयरिंग के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, वो प्रॉब्लम को टैकल कर पाए अच्छे से। हमारी कंट्री में जो इंडियन स्टेट है वो भी कई बार यहां पर ऐसी प्रॉब्लम को उनसे पहले टैकल कर पाए हैं। तो यहां पर रीजनेबल और वेल फंक्शनिंग नेटवर्क है हमारी स्टेट गवर्नमेंट का भी, कम्युनिटी लेवल पर, विलेज लेवल पर, तो वो भी ये काम कर सकते हैं कैंपेन फैलाने के लिए, तो आसानी से इस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है। सॉल्यूशन आप लोगों को आसान दिख रहे हैं कि मास्क ही तो लगाना है, डिस्टेंस ही तो बनानी है, इससे बीमारी भागेगी। जी हाँ, बीमारी भागेगी। इनको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, यही लापरवाही यहां पर लेकर डूब रही है। मोस्ट बेसिक जो वायरस जो है वो मोस्ट बेसिक एक तरीके से ऑर्गेनिज्म है, तो मोस्ट बेसिक चेंज लाकर ही आप लोग इसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि अलग से वायरस की ताकत न बढ़े। वायरस इतना ज्यादा इज्जतदार आदमी है, अगर आप लोग इसको बुलाने नहीं जाएंगे तो आप लोग के घर नहीं आएगा। वैक्सीन अल्टीमेट सॉल्यूशन है, पर लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला फंडा फॉलो कर लो यार, ठीक है। तो इसके चलते यहां पर जो चीजें हैं वो फॉलो कर लो, ताकि डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सके। तो प्रिवेंट इज बेटर देन क्योर वाला जो मुद्दा है वो आप लोग यहां पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आंसर क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछा था, इसका आंसर बताइए आप लोग। आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया, अभी बी हो गया, जो डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो पार्ट 15 में देखने को मिलेगा यहाँ पर संविधान के अंदर में, जो यहाँ पर इलेक्शन से रिलेटेड जो मैटर है उनके साथ में डील करते हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं जो आप लोग याद रखिएगा। फिर से एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को बेसिकली लोगों तक भी पहुंचाइए यार, थोड़ा सा इसको, जो भी इतने सारे मेल आ रहे हैं, मतलब जो काम के मेल है फिर वो छिप जा रहे हैं सारे, इतने सारे जो मेल आते हैं। तो यहाँ पर अभी यही मेल आ रहा है, सर टेलीग्राम पे क्या हो गया, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, वो सारी मेल, तो आप लोग इनको दूसरों तक जरूर शेयर कीजिए, पहुंचाइए। और ये अकेला एक ऐसा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप लोग आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी ले सकते हैं। ये एक अदलोता टेलीग्राम चैनल है मेरे पास में अभी फिलहाल, ठीक है, जिसमें 40,000 से ज्यादा मेंबर जुड़ चुके हैं। तो इसका पार्ट आप लोग भी बन सकते हैं और दूसरों तक भी इस अवेयरनेस को फैलाइए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर देना, वीडियो को डिसलाइक करना पसंद नहीं यार, डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।